ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, ये बोला ना। तो इसमें क्या दिक्कत हुआ? इसमें तो बहुत आसान है ये। देखो ऑल हिज फ्रेंड्स में ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया लाफ्ड एट हो गया हमारा वर्ब, फ्रेजल वर्ब है ये, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसको कैसे बनाएंगे? ही, उसके बाद क्या हो जाएगा? वाज लाफ्ड एट, LAUGHED, लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स, ऑल हिज फ्रेंड्स। अब आपके ऑप्शन में अगर ये दिया हुआ है ही वाज लाफ्ड एट, बस तो ये भी चलेगा, है ना। एजेंट कंपलसरी नहीं होता है, एजेंट मैंडेटरी नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू योर गिवन ऑप्शन यू विल हैव टू चूज, आपको चूज करना होगा कि विच वन बी करेक्ट। तो इस तरह से ये हमारा बना। कोई दिक्कत है? अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं थोड़ा कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक क्वेश्चन था 42 जो लास्ट में हमने परसों किया था, ठीक है। तो उसमें कुछ इशू हुआ, शायद जाते जाते हमने उसमें ए बोल दिया था, संभवतः बी होगा। एक ने किसी ने शिकायत किया था, तो उसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं। वो आई थी तो मैंने उनको बोला था कि मैं कल डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर था ये 42। आपको याद होगा कि परसों लास्ट में हुआ था ये, और बात हुई थी कि आपको यहां से कंटिन्यू करना, लेकिन आपने इसको स्किप करके कल हम लोग यहां से किए थे। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, बस इसके बाद इस पर हम लोग हट जाएंगे इससे। सी रोट द लेटर एंड पोस्टेड इट, ठीक है ना। होता क्या है कि जब आप किसी चीज को कंसंट्रेशन से नहीं बनाते हैं, हड़बड़ में बनाते हैं, तो गड़बड़ हो जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसको हमको समझना चाहिए। सी रोट द लेटर, इस दरअसल ये सेंटेंस जो है ना वो ऐसे लिखा हुआ है, वो सेंटेंस है ये एक्चुअली में। सी रोट द लेटर, कहाँ है ये ना, हाँ ये सेंटेंस क्या है पहले ये समझिए। सी रोट द लेटर, सी रोट द लेटर एंड, केवल लिखा हुआ पोस्टेड इट, लेकिन इसका सब्जेक्ट क्या है? सी है, यानी कि उसने पत्र लिखा और उसने इसे पोस्ट किया, भेजा, ठीक है ना। तो दरअसल ये सेंटेंस है सी पोस्टेड इट, तो लेकिन सी को हम यहां लिखे नहीं है, क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है। तो जब हम बनाएंगे तो हमने क्या किया था कि एक ही पार्ट का पैसिव बनाए थे, है ना। ऑप्शन में रहता तो चलो ठीक है, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास दोनों ऑप्शन है, और मैं हमेशा बोलता हूं आपको कि आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। इंग्लिश में ये प्रॉब्लम होता है, एक छोटी सी गलती इंग्लिश हो गया या संस्कृत हो गया या हिंदी हो गया, जो भाषा है, तो उसमें ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो हमारा सब्जेक्ट ये हो गया, वर्ब ये हो गया, और हमारा ऑब्जेक्ट ये हो गया। तो हम इसको बनाएंगे यहां पे द लेटर वाज रिटेन, ठीक है, पत्र लिखा गया, एंड अब इसका क्या बनाएंगे? सी पोस्टेड इट का क्या होता? इट वाज पोस्टेड बाय हर होता ना इस पार्ट का। तो हम इट वाज नहीं देंगे, सॉरी इट नहीं देंगे, क्योंकि द लेटर लिखा हुआ है। तो अगर आप देना चाहते हैं ऐसे करके ऑप्शन, तो इट वाज, तो आप इसे घेर के इट वाज पोस्टेड, ठीक है। अब फिर बाय कर दीजिए, और यहां पर सब्जेक्ट था दोनों के लिए कॉमन हर, तो यहां पे हर दे देंगे। तो ये जो था ना, ये मैंने आपको नहीं समझाया था उस दिन कि इट वाज यहां पे। अब आपके दिए हुए ऑप्शन में से चूज करना पड़ेगा आपको। और हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें आप गौर करेंगे कि बी नंबर में द लेटर वाज रिटेन एंड पोस्टेड बाय हर, द लेटर वाज रिटेन एंड, देखो पोस्टेड बाय हर है ना, इसको तो घेरे हुए हैं। ये रहेगा तो भी ठीक होगा, नहीं रहेगा तो भी ठीक होगा। हमने उस दिन सिर्फ ये किया था कि एक ही पार्ट का पैसिव बनाया, दूसरे पार्ट को छोड़ दिया। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करते हैं, और ऐसा क्यों करते हैं, ऐसी क्यों गलती हुई, इस बात को समझिए कि सब कुछ डिपेंड करता है आपके दिए हुए ऑप्शन पर ही। और यही क्वेश्चन हम लोग क्लास में किए हुए थे, आपको याद होगा कि सब क्वेश्चन किया हुआ था। लेकिन होता क्या है कि आप बाय मिस्टेक इस ऑप्शन में से हमने ये चीज नहीं देखा कि यहाँ पे इट लिखा हुआ है। तो आपका ऑप्शन होगा द लेटर वाज रिटन एंड पोस्टेड बाय हर, ये सही होगा। फिर से इसे करेक्शन कर लीजिए, ये सही होगा। हमने शायद गलती से हम लोग इस पे, होता क्या है कि आप में से किसी ने बोला तो इट पर नजर नहीं गया, टाइम कम रहता है, मार दिया टिक। तो इस तरह की बातें हुई थी उस दिन, जिसको कि हम लोग अगले दिन देखने वाले थे, लेकिन संजोग से आपने बोला कि 43 से स्टार्ट करिए, तो ऐसा हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात? तो इसका आंसर होगा बी। तो
अब किसी को पूछना है वॉइस में कि वॉइस अब हो गया? पैसिव टू एक्टिव का पैसिव टू एक्टिव का 2 नंबर ना। चलिए मैं इसको क्लीन करके पैसिव टू एक्टिव का 2 नंबर। दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी, यही बोला ना, है ना? ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए एक बात तो समझ लीजिए कि ये सब क्वेश्चन बनाना आसान तब होता है जब आपके पास ऑप्शन दिया रहता है। ठीक है, इस बात को आप भी समझते हैं। लेकिन और ये पूछा हुआ भी है 2018 से लेके 2023 तक के क्वेश्चन को, लेकिन हमने इस क्वेश्चन में से ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि मुझे लिखना नहीं था, मुझे आपसे बनवाना था, इसलिए शायद नहीं दिया। खैर अगर दिया हुआ रहता तो आप जरूर बना लेते। क्यों? क्योंकि आपको क्या देखना था यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखना है B प्लस V3। आपको याद होगा कि जब पैसिव वॉइस में B प्लस V3 होता है तो एक्टिव में क्या होता है? V1 होता है। यानी आपको ऑप्शन में क्या क्या चीज ढूंढना है? V1 है ना, V1। उसके बाद देखो यहाँ पर सेल या व्हील लिखा हुआ है, तो यानी कि आपके ऑप्शन में व्हील भी होना चाहिए, आपके ऑप्शन में नोट भी होना चाहिए। समझ रहे ना कैसे कैसे सोचते हैं? अब जिस ऑप्शन में व्हील आ जाए, नोट आ जाए, फिर आपको V1 मिल जाए, और उसके बाद देखना कि ये बाय मी है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो आप खुद ब खुद देखेंगे इसका आंसर मिलते जाएगा आपको। तो आई के साथ अगर सेल लगा हुआ तो सेल, नहीं लगा हुआ व्हील तो व्हील, तो आई के साथ यहां पर व्हील भी लगा सकते हैं, ये कोई मैटर नहीं है। आई विल नॉट। अब देखिए ये B प्लस V3 के लिए यानी V1 क्या होगा? टॉलरेट। आई विल नॉट टॉलरेट। ठीक है, और उसके बाद दिस नॉनसेंस ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? यानी कि हमें सोचना कैसा, ये तो हम बनाए ना इसे, लेकिन हमें आंसर करना है कैसे? तो हमें B प्लस V3, हमेशा वर्ब 3 देखिए, वर्ब 3 के साथ कौन सा रूप लगा हुआ? इज, एम, आर, वाज, वेर, जो भी लगा हुआ है उसको हम यहां से निकाल लेंगे पहले। यानी कि हमारे अपने ऑप्शन में V1 खोजेंगे, जहां V1 मिलेगा यानी एक दो ऑप्शन छट जाएगा, एक आध ऑप्शन में V1 मिलेगा वहां रुक जाएंगे। फिर V1 के बाद हम देखेंगे कि निगेटिव सेंटेंस है तो नोट भी मिलना चाहिए, विल भी मिलना चाहिए। फिर देखेंगे बाय मी लिखा हुआ यहाँ पे, तो यानी सब्जेक्ट आई था तब ना मी हुआ ना, इसका मतलब वहां आई खोज लेंगे। तो इस तरह से सेंटेंस में हमें ऑप्शन पे पता चल जाता है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सुटेबल होगा, क्योंकि वहां जल्दी जल्दी बनाना है, जल्दी जल्दी बनाना है तो आपको ऑप्शन पे तुरंत जाएंगे। एक बार क्या करना, क्रॉस चेक कर लेना। और क्रॉस चेक कैसे करेंगे? तो ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, अब इसका पैसिव बना के देख लेना, ये आ जाता है। एक्टिव टू पैसिव टू एक्टिव में दिक्कत होता है, तो जब हम एक्टिव पैसिव टू एक्टिव अगर खोज लेते हैं तो फिर एक्टिव टू पैसिव कर लेंगे, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, और क्रॉस चेक करने के पश्चात हमें पता चल जाएगा कि हमारा आंसर कौन सा है। ठीक है ना? तो इस तरह से अब ये खत्म हो गया। और किसी को कुछ पूछना है? मैं आगे बढ़ जाऊंगा। 5 नंबर कौन सा? ये वाला ना। अब फिर से देखना क्या है यहाँ पे, वेयर है और यही वाला 5 ना, वेयर है और टॉट है। यानी कि आप पता चल गया आपको क्या होगा आंसर में, V2। क्योंकि V2 को हम बदलते हैं वाज या वेयर प्लस V3 में, तो यहां ऑब्वियसली क्या है, वेयर प्लस V3 है, तो यहां पर हो जाएगा V2। और यहां पर देखो बाय मिस्टर सिंह है, तो ऑप्शन में क्या खोजेंगे? मिस्टर सिंह, उसके बाद V2, कौन सा V2 होगा? टॉट है, तो टॉट का V1 क्या थी, टॉट V2 भी होता है यूज, तो मिस्टर सिंह टॉट। और उसके बाद क्या है? ग्रामर है, तो ग्रामर, ग्रामर। उसके बाद क्या है? टू अस, या फिर आप यहीं पर दे दीजिए मिस्टर सिंह, मिस्टर सिंह टॉट अस ग्रामर। अगर आप अस को बाद में देंगे तो टू अस देना पड़ेगा, वो भी सही, ये भी सही। मिस्टर सिंह टॉट अस ग्रामर, है ना? बस हो गया। आया समझ में? हमें ये बनाने के लिए आना चाहिए, लेकिन नहीं आता है तो कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि हमें तो ऑप्शन से ढूंढना है, और ऑप्शन से ढूंढते समय हमें क्या करना होता है? जैसे आप देखेंगे बाय मिस्टर सिंह है, बाय मिस्टर सिंह है, तो ऑब्वियसली हम मिस्टर सिंह सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा, नहीं? अरे इधर है तो उधर जाएगा ना फिर ये ना। उसके बाद देखो टू बी प्लस V3 में क्या है? वाज या वेयर प्लस V3 है, जिसको कि हम V2 में बदलते हैं, तो सब्जेक्ट के साथ V2 मिल गया। उसके बाद
अस का प्रयोग बाद में रहे पहले रहे कोई मैटर नहीं करता है, अस टू अस बाद में रहे या इससे कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि हमारा अस बना हुआ है तो अस को यहाँ पर वी के लिए अस है, तो इतना इतना देखेंगे ऑप्शन हमें मिल जाएगा और बस चूज कर लेंगे, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे फिर लास्टली। आया समझ में वॉइस अब? ठीक है, यानी कि आपको प्रैक्टिस करना होगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। ये इंग्लिश है, मैं रोज दिन एक बार याद दिलाता हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह मैं क्वेश्चन आंसर नहीं लिखाऊंगा जो आप लिखेंगे, ठीक है ना? तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं नरेशन पे चलूं, अगर आपका कंप्लीट हो गया ये, ठीक है? ऑलमोस्ट 4 नंबर के लिए हम लोगों ने 2 से 3 दिन मेहनत की, अब सफिशियंट है ये, आगे बढ़े। अब फिर भी अगर दिक्कत हो तो आप क्लास के बाहर पूछ सकते हैं। सॉरी, अभी तो हमें ये चलना है इस पे। कहां तक पढ़ा दिए थे हमने, आपको कोई याद है किसी को? मैंने जनरल रूल्स पूरा हो गया था, जनरल रूल्स पूरा नहीं हुआ था, चेंज ऑफ टेंस हो गया था, तो चेंज ऑफ टेंस हो गया था तो चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच बताऊं मैं? अच्छा अभी टेबल, यस यस यस, तो मैं चेंज ऑफ टेंस को एक बार रिवाइज कर देता हूं, 2 मिनट लगेगा और फिर उसके बाद उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना? देखो नरेशन में हम लोग अभी पढ़ रहे थे चेंज ऑफ टेंस, यानी कि नरेशन को हमने कल डिफाइन किया था, उसके बाद हमने ये चीज बताया था आपको कि नरेशन को कैसे चेंज करते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, इनफैक्ट आप कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमने आपके 2 रूल बताए थे, जिसमें पहला रूल था जनरल रूल और दूसरा रूल था स्पेशल रूल। तो हम लोग अभी जनरल रूल पढ़ रहे थे, जनरल रूल्स को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से पहला हमने पढ़ा था चेंज ऑफ पर्सन, है ना? चेंज ऑफ पर्सन हमने पढ़ा, और दूसरा हम लोग पढ़ रहे थे चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस। अब इसमें से मैंने थोड़ा सा पढ़ाया था आपको, लेकिन इसको फिर से हम रिकैप कर लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं चेंज ऑफ टेंस क्या होता है और चेंज ऑफ टेंस क्यों करते हैं, ये सब हम लोग जानकारी पहले लेते हैं। तो आप समझिए कि इसमें 3 रूल होते हैं, 3 नियम होते हैं इसमें, और उन तीनों नियमों को फॉलो करके हम टेंस को बदलते हैं और दोनों का अर्थ एक समान रखते हैं। मतलब क्या हुआ कि सबसे पहला मैंने बोला था आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है, मैंने इस तरह से आपको बताया था, है ना? सिंबॉलिकली बताया था मैंने आपको। इसका मतलब क्या हो गया? द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज नेवर चेंज्ड। इन इंग्लिश, अंग्रेजी में इसे ऐसे बोलेंगे, द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज नेवर चेंज्ड। मतलब क्या हो गया कि आप गौर करते होंगे कि यहां पर सेज लिखा हुआ है, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, तो आप इसे जब बदलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में तो आप टेल्स लिखते हैं ना, यानी सेज को अपने टेल्स में बदला, टेंस नहीं बदला। यह भी था सिंपल प्रेजेंट में V5 लगा हुआ है, यह भी सिंपल प्रेजेंट है, यानी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद हमने दूसरा रूल बताया था आपको, दूसरा रूल क्या बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मैंने ये बताया था आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। याद है आपको रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, ये सब? फिर से मैं इसको बोलूं अंग्रेजी में, अगर इफ द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस देयर इज नो चेंज रिगार्डिंग टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे सपोज दैट रामू सेज टू मी यू आर ए बॉय, यू आर ए बॉय। चलो एक छोटा सा सेंटेंस ले लिया, मुझे जो बताना है यहां पे, तो हम क्या करेंगे इसको, रामू और इसके बदला में टेल्स करेंगे, अब मी, दैट, अब यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो आई, और आई के साथ यहां क्या लगेगा, एम ए बॉय। अब आप बताइए कि इसका टेंस और इसका टेंस कोई परिवर्तन हुआ क्या? इसका टेंस प्रेजेंट है तो ये भी प्रेजेंट हो गया, यानी कि यहां प्रेजेंट तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम लोग बात करेंगे रूल नंबर 3 की, जो जहां से हमें कल पढ़ाना था,
कल पढ़ाना खत्म किए थे। इसको क्लीन करें, यहां तक तो रिवाइज हो गया। अब हम आते हैं रूल नंबर 3 पे, और रूल नंबर 3 में हमारा क्या था, इसी का चेंज ऑफ टेंस का रूल नंबर 3 कि यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा पास्ट में रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। ठीक है, यानी कि इफ द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, है ना, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द गिवन टेबल। मैं आपको टेबल कल भी शायद बोला था, मैं आपको एक बार लिखता हूं, मैं एक बार एग्जांपल दे देता हूं तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा चेंज होता है, तब हम टेबल लिखेंगे। सपोज दैट एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, रामू सेड टू मी, रामू सेड टू मी। मैं एक कोई टेंस का एग्जांपल लेता हूं, जैसे आई हैव डन द वर्क, आई हैव डन दिस वर्क, मैंने इस काम को कर लिया है, डन दिस वर्क। ठीक है ना, तो आप गौर करना कि इधर क्या है, पास्ट है, इधर पास्ट है तो उसका टेंस बदलेगा। अब तो इसको बनाएंगे जब हम, तो रामू सेड टू को कर देंगे टोल्ड, मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट रामू है तो बाय डिफॉल्ट हम इसके लिए रामू के लिए लड़का मान के ही करते हैं। अब ही के साथ यहां पर अब टेंस बदल जाएगा। क्यों टेंस बदलेगा, क्योंकि इधर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या है, पास्ट है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस भी बदल जाएंगे। तो ही के साथ क्या लग जाएगा यहां पर, हैड डन। अब चलिए ये दिस भी बदल जाएगा, लेकिन ये दिस कैसे बदला है ये मैं आगे आपको बताऊंगा रूल नंबर 3 में। ठीक है, दैट वर्क हो गया ये। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि इसका टेंस बदल जाता है, इसका रिपोर्टेड स्पीच का। तो मैं लिखाऊं कि मैं बोल दूं, किताब में लिखा रहता है, बोल दूं कि लिखा दूं, सब तो मुझे लगता है किताब में जब लिखा रहता है तो याद रहता होगा। ऐसे सिंपल प्रेजेंट अगर यहां रहेगा तो सिंपल पास्ट हो जाएगा, आप लोग भी मेरे साथ बोल सकते हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, सिंपल पास्ट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, अब पास्ट परफेक्ट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट ही रह जाएगा, अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद फ्यूचर में हम लगाते हैं शैल या विल, तो शैल बन जाएगा शुड में, विल बन जाएगा वुड में, कैन बन जाएगा कुड में, मे बन जाएगा माइट में, शुड बन जाएगा, शुड ही रहेगा। क्यों, क्योंकि शुड क्या है, पास्ट फॉर्म ही है। ठीक है, इज एम आर बदल जाएगा वाज या वेयर में, हैज या है बदल जाएगा, हैज या है बदल जाएगा हैड में, हैड प्लस 2 प्लस V1 बदल जाएगा हैड 2 प्लस V1 में। उसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही said to me, he said to me, I had to go to Patna yesterday. I had to go to Patna yesterday. अब आप बताइए कि इसे हम लोग बनाएंगे, तो पहले तो बना लेते हैं, आपको भी आ जाएगा बनाने के लिए, लेकिन हम फिर इसका दोनों का अर्थ मिलाएंगे। देखिएगा, he told me that, I फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, तो हो जाएगा ही। उसके बाद हैड, सॉरी इस क्वेश्चन में तो हैड नहीं लिखेंगे ना, हाँ हैड टू, तो इसको बदल देंगे हैड, और उसके बाद फिर से हैड टू गो टू पटना, इसको बदलेंगे यस्टरडे को, बोलिए द प्रीवियस डे, द PREVIOUS, द प्रीवियस डे में। आप इसका अर्थ बताइए, आई हैड टू गो टू पटना यस्टरडे, दो बातें करनी है, एक तो इसका अर्थ बताना है और दूसरा ये हैड हुआ क्यों ये बताना है। तो पहली बात है कि इसका अर्थ समझिए,
दो अर्थ इसका होगा। आई हैड टू गो टू पटना यस्टरडे, कल मुझे पटना जाना था, या फिर कल मुझे पटना जाना पड़ा। ये दोनों मीनिंग होगा इसका, कल मुझे पटना जाना था या कल मुझे पटना जाना पड़ा। इस दोनों अर्थ में यह वाक्य कल यानी कि पास्ट में एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है ना। इस दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर सेंटेंस बिलोंग टू सिंपल पास्ट टेंस। ये वाक्य सिंपल पास्ट टेंस में है। एंड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ नरेशन we know that simple past tense is changed into past perfect tense, and the structure of past perfect tense is subject plus had plus V3. That's why subject, ये हमारा subject यहां से चेंज होके आया, and had V2 है। तो अब बताइए ये had plus V3, तो had का V3 क्या होता है, had ही होता है। तो ये हो गया हमारा had, ये V3 मेन वर्ब हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। तो दैट्स वाई हैड इज यूज्ड कंजिक्यूटिवली, इसलिए हैड का प्रयोग लगातार एक साथ होता है। आ रहा समझ में ना। ये हैड बदल क्यों गया हैड में, मैं इसके बारे में बता रहा हूं कि ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ, और हम एक और नियम के अनुसार हम जानते हैं कि सिंपल पास्ट बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में, कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है। तो आप गौर करो कि यहां रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो ये सब्जेक्ट प्लस V2 बदल जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 में। तो सब्जेक्ट प्लस हैड, ये V2 ये है मेन वर्ब, तो V2 का क्या होगा, ये मेन वर्ब का V3। आपको पता होना चाहिए कि हैव वर्ब का भी 5 रूप होता है ना। और हैव वर्ब का 5 रूप होता है, उसको हैड बोलते हैं V2 में, फिर हैड बोलते हैं, फिर हैविंग का प्रयोग होता है, और फिर V5 के रूप में हैज का प्रयोग होता है, ठीक है ना। हैज, HAS हैज। तो ये हमारा हो गया V2 और ये हो गया हमारा V3। इसीलिए यहां V3 के रूप में हैड, और पास्ट परफेक्ट में ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज होता है, हैड होता है। इस कारण से यहां पर हमें हैड 2 बार लिखना पड़ता है। आया समझ में। किसी को दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो हम आगे बढ़े अब। ठीक है, लिखना भी है क्या, नहीं ना, चलेगा ना। आपको प्रैक्टिस मेन करना, इंग्लिश में प्रैक्टिस करना, थ्योरेटिकली लिखना बहुत कुछ नहीं होता है। तो चेंज ऑफ टेंस खत्म, अब चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ रूल नंबर अब 3, यानी जनरल रूल्स का तीसरा रूल पढ़ेंगे अब हम। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप जो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं ना, तो आपके दिमाग में आता होगा नाउन प्रोनाउन वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब। दरअसल उस पार्ट्स ऑफ स्पीच से इस पार्ट्स ऑफ स्पीच, लिखे हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई मतलब नहीं है। मतलब ये हो गया, यहाँ पे है डायरेक्ट स्पीच के अन्य भागों का बदलाव, डायरेक्ट स्पीच के अन्य भागों का बदलाव। यहां स्पीच का मतलब डायरेक्ट स्पीच से है। अब कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं छोटा सा, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, है ना, आई हैव टू परचेज, आई हैव टू बाय, ऐसा करके लिखो, टू बाय ए पेंसिल टुडे। इसका अर्थ हुआ आज मुझे एक पेंसिल खरीदना है। ठीक है, अब जब हम ऐसे वाक्यों को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही सेड टू है तो इसको करेंगे टोल्ड मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो ही हैड, क्योंकि इधर है पास्ट, नहीं इधर पास्ट है ना, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है तो इधर पास्ट होगा, हैड टू बाय ए पेंसिल। अब ये टुडे जो है ये बदल जाएगा दैट डे में। ये सब पहले से आपको आता है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि जब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो प्रेजेंट को बताते हैं, उसे भी हम पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज हमारा अब देखो इस दोनों सेंटेंस को, ये एक सेंटेंस है, एक दूसरा सेंटेंस ये है, जो दोनों सेंटेंस इसमें क्लाउज के रूप में यूज है। ये इसको रिपोर्टेड क्लाउज कहते हैं, इसको रिपोर्टिंग क्लाउज कहते हैं। लेकिन सेपरेट जब इसको निकाल दीजिए तो एक सेंटेंस हो गया, ये अलग सेंटेंस हो गया।
तो अब इस दोनों को मिला देते हैं, किसमें, दैट की मदद से। दैट कंजंक्शन है, अब दो सेंटेंस को हम मिला दिए हैं। तो जब मिला देंगे तो ऑब्वियसली अब इसका मेन वर्ब क्या हो गया हमारा, पास्ट। तो जब जर होगा पास्ट, जर होगा आम का, तो अमरूद नहीं ना फलेगा उसमें। यानी कि जब पास्ट हो गया तो पूरा सेंटेंस पास्ट होगा। तो इसमें कोई प्रेजेंट वाला शब्द रहेगा, ये प्रेजेंट एक्सप्रेसिव वर्ड है, तो इस प्रेजेंट एक्सप्रेसिव वर्ड को हम पास्ट एक्सप्रेसिव वर्ड में बदल देते हैं, है ना। जैसे आज का दिन, अब ये हम बात कर रहे हैं चूंकि इधर सेड है पास्ट, तो उस दिन की बात होगी ना, तो आज बदल जाएगा उस दिन में, दैट डे में। ठीक है, उसी तरह से बहुत सारे चेंजेज होते हैं, कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तब कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे दिस बदल देते हैं दैट में, क्योंकि दिस बताता है प्रेजेंट को और दैट बताता है पास्ट को। यानी दिस बदल जाएगा दैट में और दैट बदल जाएगा दिस में। नहीं, दैट नहीं बदलेगा, क्योंकि दैट तो ऑलरेडी पास्ट है ना। तो यानी मेरे कहना है कि दिस बदल जाएगा दैट में, दैट ही रह जाएगा, दीज बदल जाएगा दोज में, टुडे बदल जाएगा दैट डे में, यस्टरडे बदल जाएगा द प्रीवियस डे में, है ना। या फिर द डे बिफोर में भी बदला रहता है, मैंने दिन पहले, इसमें भी बदल सकते हैं। टुमारो बदल जाएगा द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में। ठीक है, डे बिफोर यस्टरडे, यानी कि डे बिफोर यस्टरडे का मतलब क्या हो गया, परसों, बीता हुआ परसों, ये बदल जाएगा 2 days बिफोर, 2 days बिफोर। या फिर अब डे आफ्टर टुमारो बदल जाएगा आफ्टर 2 days, है ना, या 2 days आफ्टर, आफ्टर 2 days और 2 days आफ्टर, है ना। इट डिपेंड्स अपॉन योर गिवन ऑप्शन, है ना। ये आपके ऑप्शन पर निर्भर करता है कि 2 days आफ्टर लिखा हुआ या आफ्टर 2 days लिखा है, बट बोथ आर करेक्ट। ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये चेंजेस करते हैं। हेंस बदल जाएगा देंस में, 10 बदल जाएगा सो में, सो बदल जाएगा 10 में, कि 10 बदल जाएगा सो में, 10 बदल जाएगा सो में, यानी कि इस प्रकार से हेंस बदल जाएगा देंस में। तो इस तरह से और भी चेंजेस जो हैं उनको हम लोग बदलेंगे। जो भी हमें दिया रहेगा प्रेजेंट एक्सप्रेसिव वर्ड, उसे पास्ट एक्सप्रेसिव वर्ड में बदलेंगे ताकि हमारे अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो। तो एक एग्जांपल भी मैंने इसका दे दिया। रूल अब बोलना पड़ेगा कि हो गया, हो गया। मैं फाइनली एक बार जवाब दे दूं, इंग्लिश में मैं आपको बोल देता हूं कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, देयर आर सम चेंजेस रिगार्डिंग present expressive word to past expressive word in reported speech to make the similar sense of the sentence। वाक्य के अर्थ को समरूप करने के लिए रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वर्तमान को व्यक्त करने वाले शब्द को पास्ट एक्सप्रेसिव वर्ड यानी भूतकाल में व्यक्त करने वाले शब्द में परिवर्तित कर देते हैं, तब जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में होता है। ऐसा क्यों करते हैं, तो दोनों का अर्थ एक समान करने के लिए। एक एग्जांपल आपके सामने है, बात खत्म करूं मैं आपके। ठीक है, अब मैं स्पेशल रूल में आ जाऊं, कोई दिक्कत नहीं ना। स्पेशल रूल, इससे पहले जनरल रूल में कोई परेशानी नहीं है, यानी 1-2 नंबर इससे पूछेगा, 1-2 नंबर उससे पूछेगा। तो इसीलिए इसको अब हम लोग क्लीन करते हैं और आ जाते हैं हम लोग स्पेशल रूल्स में। अभी हमारा कंप्लीट ग्रामर ही चल रहा है, लगभग 8-10 दिन कोशिश करते हैं कि ग्रामर इसको खत्म करें जल्दी से। उसके बाद हमारा लिटरेचर जब शुरू होगा तो थोड़ा फास्ट हम लोग चलेंगे, है ना। लिटरेचर में समराइज करूंगा पहले, फिर ऑब्जेक्टिव्स दूंगा, फिर सुनना उनना, ये सब होगा, चलेगा। फिलहाल अभी हम लोग ग्रामर पे ही कंसंट्रेट करें। स्पेशल रूल, स्पेशल रूल किसको कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल रूल। रिपोर्टेड स्पीच में आप ध्यान देना कि जैसे मैं एक सिंबॉलिकली लिखता हूं ऐसा करके, ठीक है, ठीक है ना। ये हमारा हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब और ये हमारा सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, समझ में आ गया इशारा से। और ये हमारा हो गया रिपोर्टेड स्पीच, ये हो गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच। तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान से सुनना, स्पेशल रूल को मैं समझा रहा हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल रूल। रिपोर्टेड स्पीच में डिफरेंट टाइप के सेंटेंस यूज किए जा सकते हैं। इट मे बी यूज्ड आइदर assertive सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो यहां पर जैसा वाक्य रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, और वो सारे चेंजेस जितने भी हम लोग चेंजेस करेंगे
वो सारे रूल कहलाते चलेंगे और वही स्पेशल रूल हो जाएगा। सपोज दैट मैं एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल लेता हूं, मैं आपको स्पेशल रूल को डिफाइन पहले कर रहा हूं, तो मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी इज ही गोइंग टू पटना, इज ही गोइंग टू पटना, क्या वह पटना जा रहा है। ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जब हम इसको बनाएंगे तो यहां सेड टू के बदले में क्या करेंगे, आस्क्ड। कैसे बना रहे हैं अभी आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको बताऊंगा इस पर। उसके बाद ये थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, और इसके बाद यहां पास्ट हो जाएगा तो ही वाज गोइंग टू पटना, और यहां फुल स्टॉप। मेरा सिर्फ ये कहना है कि स्पेशल रूल कहते किसको है वो समझा रहा हूं मैं अभी। जब आपको यहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी यस नो क्वेश्चन देखा, सब लोग ध्यान से देखो थोड़ा, क्या है, यस नो क्वेश्चन है। तो यस नो क्वेश्चन जब था तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय क्या क्या चेंजेज किए, चेंजेज क्या क्या किए, तो इसको देखिए, एक चेंजेज यहां पे किया, सेड टू को बदल दिया था आस्क में, आस्क्ड में। एक चेंजेस देखो यहां किया, जहां पर हम दैट लगाते थे वहां क्या लगाए हुए हैं, इफ या वेदर भी लगाते हैं, WHETHER, लेकिन ज्यादातर हम लोग मॉडर्न इंग्लिश में इफ का ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद आप गौर करना कि इस एसर्टिव इंट्रोगेटिव को हमने एसर्टिव में बदल दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, और जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब है तब इधर फुल स्टॉप देखिए आया हुआ है लास्ट में। जब फुल स्टॉप यहां पर आया हुआ तो ऑब्वियसली अब ये एसर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ही को इधर किया और इज को इधर किया, अब इज बदल गया वाज में, पहले नियम के अनुसार, जनरल रूल्स के अनुसार, और उसके बाद ये सब हुआ और लास्ट में फुल स्टॉप दिया। तो मेरे कहने का अर्थ है कि एक चेंजेज यहां किया, एक चेंजेज यहां किया, एक चेंजेज यहां किया, और एक चेंजेज यहां किया कि नोट ऑफ इंट्रोगेशन साइन को हमने फुल स्टॉप में बदल दिया। मेरा कहना यह है कि ये सारे चेंजेज जिस रूल के तहत होते हैं, दीज आर सेट ऑफ स्पेशल रूल्स, वही स्पेशल रूल कहलाते हैं। यानी कि हमने खास रूल से मतलब जो सामान्य नियम था उसको उसके इतर यानी उसके अलावा हमने स्पेशल रूल अप्लाई किया है, तब जाके इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदल सके। क्लियर हो रहा बात। तो इसी तरह से डिफरेंट टाइप के यहाँ सेंटेंस होंगे, एसर्टिव होंगे तो कुछ और रूल होगा, है ना, इंपेरेटिव होगा तो कुछ और रूल होगा, एक्सक्लामेटरी होगा तो कुछ और रूल होगा। अब उन सारे रूल की चर्चा करते चलूंगा मैं, एक एक एग्जाम्पल देते चलूंगा, और तब आप लोग सीख जाएंगे। ठीक है, फिर आज मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भेज दूंगा अगर ये खत्म हो जाता है तो, ठीक है ना। तो और उसके बाद फिर आप बनाइएगा, फिर पहले की तरह प्रैक्टिस करके रखिएगा। तो स्पेशल रूल समझ में आ गया कि नहीं। बियॉन्ड द, आप अगर अंग्रेजी में सुनना चाहते हैं तो बियॉन्ड द जनरल रूल्स वी शुड अप्लाई स्पेशल रूल्स to make the similar sense of the sentence whenever the reported speech consists either assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, optative sentence or exclamatory sentence. यानी कि different types of sentences are used in reported speech and different rules are used to transform from direct speech to indirect speech. That's why these rules are set of special rules. Is it clear ना, समझ में आ रहा है मेरी बात। तो अब मैं स्पेशल रूल में सबसे पहला यूज करता हूं जिसका नाम है एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस, अब इसमें मैं आपको सिखाऊंगा, यहां पे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि सेज टू को टेल्स में क्यों बदलते हैं, ये सब मैं आपको सिखाने की बात की थी। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि दैट लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, क्या दैट लगाएंगे तो सही होगा, नहीं लगाएंगे तो गलत होगा, ऐसा क्या होता है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्रैश कोर्स है, लेकिन फिर भी आप सीख लो इसमें थोड़ा सा। मैं एक एसर्टिव सेंटेंस का एक एग्जांपल लेता हूं पहले, तब आपको बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। माय फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा। अच्छा, सेड वाला एग्जांपल हम बार बार इसलिए लेते हैं ना क्योंकि पास्ट इधर लेते हैं तो सारे चेंजेस का पता चलता है, प्रेजेंट लेंगे कोई चेंजेज ही नहीं होगा तो हमारा प्रैक्टिस नहीं होगा, इसलिए मैं बार बार आप गौर करना कि मैं सेड का एग्जांपल लेता हूं यहां पे। माय फ्रेंड सेड टू मी आई हैव पास्ड माय एग्जामिनेशन, आई हैव पास्ड माय एग्जामिनेशन, या एग्जाम, चलो रहने तो यहीं पे,
इस सेंटेंस में आप गौर करना कि अगर आप लिखोगे माय फ्रेंड टोल्ड, तो बिल्कुल ये गलत नहीं होगा। लेकिन ठीक उसी प्रकार होगा, मैं आपको बोलूं 100 रुपया चेंज करके लाने के लिए, और आप 99.99 रुपया 50 पैसा हमको दीजिए और कहिए 50 पैसा के साथ चॉकलेट खा गए या खो गया, तो अब बताइए वो लगभग बराबर तो हो गया। बोले अच्छा चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, खो गया 99.99 रुपया लाया, ठीक है हो गया, चेंज तो हो गया वो भी, लेकिन एक्यूरेट नहीं हुआ वो। ठीक उसी तरह से अगर आप टोल्ड लगाते हैं तो ये 99.99 रुपया हुआ, लेकिन जब आप इसमें लगाते हैं मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि मैंने अपनी परीक्षा पास कर ली, है ना, तो इसका अगर आप इन्फॉर्म देंगे तो ज्यादा उचित होगा कि नहीं होगा, है ना। लेकिन इसमें इन्फॉर्म के साथ साथ ईडी भी लगाएंगे, यानी कि माय फ्रेंड इन्फॉर्म्ड मी दैट, उसके बाद जनरल रूल अप्लाई करेंगे, आई बदल देंगे किसके अनुसार, माय फ्रेंड के अनुसार, तो ही हैड पास्ड हिज एग्जामिनेशन, माय फर्स्ट पर्सन है, इसके अनुसार बदल गया हिज एग्जामिनेशन या एग्जाम। तो आप गौर करो कि टोल्ड लिखे तो गलत नहीं हुआ, लेकिन ये सब डिपेंड करेगा आपके दिए हुए ऑप्शन पर। अगर इन्फॉर्म दिया हुआ है तो ठीक है, यानी कि एसर्टिव सेंटेंस में हम यही चेंजेस करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कभी कभी होता क्या है कि नोटिस की चर्चा होती है तो यहां नोटिस देंगे, रिमार्क की चर्चा होती है तो रिमार्क करेंगे, इंफॉर्मेशन रहता है, कोई जानकारी दिया जाता है तो इन्फॉर्म करेंगे। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट यू शुड यूज टेल, तो टेल का रूप टोल्ड करेंगे, या फिर जैसा टेल्स होगा जो भी होगा। क्लियर हो रहा है मेरी बात ना। यानी कि मेरे कहने का अर्थ है कि इस तरह से हम चेंजेस करते हैं एसर्टिव सेंटेंस में। अब उस बात पे हम आते हैं कि यहाँ पे जो हम सेड टू करते हैं उसको टोल्ड में क्यों बदल देते हैं। ठीक है, आप में से कोई किसी को जानकारी शायद हो भी ना भी हो, लेकिन उसको हम लोग शॉर्टकट में सुन लेते हैं। से और टेल, जनरली से और टेल का यूज करते हैं। से का जब हम प्रयोग करते हैं तो यह एक इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, ध्यान से सुनना, से एक इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब में इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट लगाकर उसे ट्रांजिटिव बनाते हैं। आप गौर करिएगा कि जहां भी से लगा रहता है तो वहां पर जनरली टू प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, लेकिन जब नहीं दिया हुआ रहता है से के बाद ऑब्जेक्ट तो आप सेज को डायरेक्ट सेज ही रख देते हैं। ठीक है, जैसे अभी लिखा हुआ है ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, तो आप इसे टेल्स में बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक क्लाउज है, यहां से एक क्लाउज है और इसके बाद से दूसरा क्लाउज शुरू हो रहा है। तो जब यह पहला क्लाउज इंड हो रहा है ऑब्जेक्टिव केस से, तो इसके पहले क्या लगा हुआ है, यहां पे टू लगा हुआ है। जैसे मैंने एक दिन एग्जाम्पल बताया था कि आई गेव यू ए पेन, या फिर आई गेव ए पेन टू यू, यानी यू का प्रयोग अगर लास्ट में करेंगे तो उससे पहले क्या होता है, टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी तरह से जब हम इसको अब एक सेंटेंस में बनाते हैं तो मी तो बीच में ना आ जाता है। जैसे ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड जो भी हो, तो जब हम इसको बनाते हैं तो ही टेल्स मी दैट। अब बताइए इसका लास्ट तो नहीं हुआ ना, समझ रहे मेरी बात कि नहीं। अगर यहां पर ही रहता है तो यहां ही लिखना रहता है हमको, तो यहां ही क्या करते हैं, स्मॉल में लिखते हैं। मतलब है कि ये सेंटेंस यहां से शुरू हुआ अब यहां खत्म हुआ, समझ रहे ना। तो इसी तरह से सेंटेंस के बीच में आ गया मी, तो यहां अब टू नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना। और जब टू नहीं लगेगा तो किसी ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि इन ट्रांजिटिव के लिए टू चाहिए, ट्रांजिटिव के लिए नहीं। ट्रांजिटिव के लिए तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगता है। ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं, जिसमें कि हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं तथा उसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है ना। इट इज अ वर्ब व्हिच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट to complete its meaning, that is transitive verb, and the verb which has not required या फिर which does not require any object to complete its meaning, तो जिसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है वह इंट्रांजिटिव, और जिसको जरूरत है उसको ट्रांजिटिव कहते हैं। तो इसी कारण से सेज टू को हम टेल्स में बदलते हैं, क्योंकि हमको यहां से टू हटाना होता है। अगर टू लगाना रहे तो सेज भी हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तब इंट्रांजिटिव भी यूज कर सकते हैं। जहां तक बात रह गई दैट की, तो दैट का प्रयोग हम करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है। दैट का प्रयोग अगर करते हैं तो सेंटेंस को जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुआ, लेकिन जब नहीं जोड़ते हैं तब यह जीरो रिलेटिव कहलाता है। इन दिस सिचुएशन इट इज यूज्ड एज जीरो रिलेटिव,
और आप इसे कोमा देके भी काम चला सकते हैं अगर ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर आपके ऑप्शन में दैट नहीं दिया हुआ है तो आप उसे गलत मानेंगे, ऐसा सोचना गलत है। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात? तो इस तरह से ये सारा मतलब हम लोग बनाते हैं एसर्टिव सेंटेंस का। तो एसर्टिव सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं किए, बाय डिफॉल्ट हमने वही रहने दिया। ठीक है, अब एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम लोग कर लेते हैं। असल बात कल क्या है, संडे है ना, तो मैं ना आज भेज दूंगा आपको, चाहे खत्म तो नहीं हुआ, अभी टाइम लगेगा इसमें 10-15 मिनट और, तो मैं इसे कल भेज दूंगा। चूंकि संडे है ना, बीच में आप कुछ कर लेना, उसे बना लेना कुछ, और परसों मैं फिर इसको थोड़ा पढ़ा के तब इसके क्वेश्चन आंसर को करूंगा। इंट्रोगेटिव की चर्चा थोड़ी देर हम कर देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, और लेकिन आप याद दिलाना कि हम इंट्रोगेटिव से ही पढ़ाएं उस दिन मंडे को। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, ग्रामर में सीखने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन वो फिर मेकअप हो जाएगा बाद में जाके। तो इंट्रोगेटिव किसको कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रोगेटिव सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया था सेंटेंस चैप्टर में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है। इट इज अ सेंटेंस विच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, है ना। इट हैज टू टाइप्स, यस नो एंड WH क्वेश्चन। अब यस नो क्वेश्चन में कौन कौन से रूल होते हैं, WH क्वेश्चन में कौन कौन से रूल होते हैं। WH में WH वर्ड के प्रयोग अगर सब्जेक्ट की तरह हो तो कैसे यूज होगा, ऑब्जेक्ट की तरह हो तो कैसे यूज होगा, थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन हम लोग फ्रेश माइंड में इसे मंडे को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।